स्टार्ट किया जाए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर अधिकारों का सिद्धांत। अधिकारों का सिद्धांत यह राजनीति शास्त्र की जो अवधारणा है या पॉलिटिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, यह आम जनजीवन में भी काफी विवादास्पद विषय रहा है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं या अधिकारों पर चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका दायरा काफी छोटे स्तर से लेकर के व्यापक स्तर पर दिखाई देता है। जब हम परिवार में होते हैं तो पिता से अधिकारों की मांग करते हैं, मां से अधिकारों की मांग करते हैं, भाई बंधुओं से अधिकारों की चर्चा करते हैं या उसकी डिमांड करते हैं। जब हम बड़े स्तर पे जाते हैं तो राज्य से अपने अधिकारों की मांग करते हैं, समाज से अपने अधिकारों की मांग करते हैं और व्यवस्था से या अपनी प्रणालियों से, सामाजिक या राजनीतिक प्रणालियों से अधिकारों की मांग करते हैं। अधिकार यह एक ऐसा विषय है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर के घरेलू राजनीति में प्रायः लोगों के बीच आपसी संबंधों में कभी मनमुटाव देखा जाता है तो कभी इसको लेकर के टकराव देखा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि अधिकार होता क्या है या किसे हम अधिकार के तौर पर जानते हैं या अधिकारों की मान्यताएं क्या हैं। तो जितना यह राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, यह आम नागरिकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे जाने कि उनकी किन किन मांगों को अधिकार की संज्ञा दी जाती है या किसी अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है, या उनकी कौन सी मांग है जिसे वे अधिकार के तौर पर प्राप्त तो करना चाहते हैं किंतु वो अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो यह आम जनजीवन के लिए भी या आम जनजीवन में जीने वाले लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है अधिकारों का सिद्धांत। तो सबसे पहले अधिकार है क्या, यह हम जाने। तो अधिकार एक मांग है, एक दावा है। अब प्रश्न है कि यह मांग और दावा हम किससे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये मांग और दावा यदि हम किसी राज्य के भीतर रह रहे हैं या किसी राष्ट्र के भीतर रह रहे हैं तो यह दावा या मांग हमारी राज्य और सरकारों से होती है। और जब इसे हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं या सोशल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये क्लेम या ये दावे हमें समाज के अन्य नागरिकों से प्राप्त होते हैं या उनसे हम मांगते हैं। तो फिर प्रश्न यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आम बोलचाल की भाषा में या आप लोगों ने जनरल स्टडीज की क्लासेस ली होंगी या टीचर्स ने बताया होगा या आम बोलचाल में किताबों में आपने पढ़ा होगा कि अधिकार हमारी आत्मीय विकास के लिए आवश्यक शर्त है। यानी यदि हमारे पास अधिकार ना हो तो हमारा आत्मीय विकास संभव नहीं है। फिर प्रश्न यह है कि यदि आत्मीय विकास के लिए अनिवार्य शर्त है तो इसके भीतर के तत्व क्या क्या हैं, किन किन मांगों को या किन किन बातों को हम जानेंगे कि यह हमारा अधिकार है, या वे शर्त कौन सी हैं जो हमारे आत्मीय विकास के लिए आवश्यक हैं, या कौन सी बातें अधिकार के क्षेत्र में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिकार राज्य और नागरिकों के बीच जब संबंध उभर करके सामने आते हैं या नागरिकों और समाज के अन्य नागरिकों के साथ संबंध उभर के सामने आते हैं तो वहां पे ये दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। और हमारे जिन दावों को समाज स्वीकार करता है या राज्य स्वीकार करता है वे दावे ही अधिकार हैं। ध्यान रखेंगे, हम समाज से बहुत कुछ मांगते हैं, पिता से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हमारी हर मांग पूरी नहीं होती है। तो जिन मांगों को समाज स्वीकार नहीं करता है या राज्य स्वीकार नहीं करता है वे मांग अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। तो इसकी पहली शर्त क्या चीज है कि ये समाज के द्वारा स्वीकार दावे हैं। अधिकार क्या है, ये समाज के द्वारा स्वीकार दावे। तो इनमें तीन प्रिलिमिनरी कंडीशंस पाई जाती हैं। ये तीन बातें अगर आपकी मांगों के भीतर हैं, आपकी मांगों में हैं, तो वो मांगे आपकी क्या कही जाएंगी, अधिकार कही जाएंगी। यदि ये तीन मांगे, ये तीन बातें नहीं पाई जाती हैं आपकी मांगों में तो उसे हम अधिकार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो पहला क्या है कि हमारी वे मांग, सच डिमांड्स विच आर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। पहली मांग क्या है कि सोशली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए डिमांड। सोशली क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। समाज ने स्वीकार नहीं किया जिस मांग को, वह अधिकार नहीं होता है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, दूसरा बात क्या, कौन सा तत्व पाया जाता है, यह है कि अधिकारों की जब हम मांग कर रहे होते हैं तो ये हमारी स्वार्थपूर्ण मांग नहीं होनी चाहिए।
यानी समाज से या राज्य से जो चीज हम मांग रहे हैं उससे हमारे अलावा अन्यों का भी हित जुड़ा हुआ हो, हमारी मांग में अन्यों का कल्याण जुड़ा हुआ हो, या उस तरीके की मांग जब दूसरे करें तो वे भी लाभान्वित हों, तो ऐसी मांगों को ही अधिकार की श्रेणी में रखा जा सकता है। इट मीन्स द राइट्स आर नॉट द सेल्फिश डिजायर्स, राइट्स आर नॉट द सेल्फिश डिजायर्स, ये स्वार्थपूर्ण इच्छाएं नहीं है, और these are not the selfish demands. Rights are the totally based on welfare purpose. ये किस पे है? कल्याण से जुड़ी हुई है, यानी these are the disinterested desires. क्या है ये? Disinterested desires. दो चीजें हैं इसमें। तीसरा पक्ष अधिकारों में क्या उभर करके सामने आता है कि आपके जो मांग समाज स्वीकार कर रहा है या जिसको आप डिसइंटरेस्टेड डिजायर्स कह रहे हैं, ये तभी डिसइंटरेस्टेड डिजायर्स होंगे या सोसाइटी तभी इसे स्वीकार करेगा कि जब उसका भी इससे हित जुड़ा हुआ हो, या ठीक उसी प्रकार की मांग कोई दूसरा कर रहा हो तो आप उसे देने के लिए तैयार हों। ऐसी मांगों को क्या कहा जाता है? अधिकार कहा जाता है। ये चीजें हमें इसको कर्तव्य से जोड़ती हैं। किससे जोड़ती हैं? कर्तव्य से जोड़ती हैं। इट मीन्स राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। कोरिलेटिव कॉन्सेप्ट्स ये क्या है? आपस में जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, अधिकार और कर्तव्य। यानी कि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है। आप देखते हैं कि वैश्विक मंच पे मानव अधिकारों की घोषणाएं या भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का जो जिक्र किया गया है, वे कहीं ना कहीं इन तीन बातों को फुलफिल कर रही होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर उठा करके देख लीजिए, या लिबरलिस्ट देशों के संविधानों को उठा करके देख लें, या सोशलिस्ट देशों के संविधानों को उठा करके देख लें, कहीं ना कहीं अधिकारों में ये तीन बातें पाई जाती हैं। तो अब आप शायद एक बेसिक चीज समझ गए होंगे कि आपके कौन से दावे अधिकार होंगे। तो पहला वह दावा जिसे समाज स्वीकार कर रहा हो या राज्य स्वीकार कर रहा हो। दूसरा वह दावा जो सिर्फ आप, वह मांग जो सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरों के हितों को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। और तीसरा कि जिस मांग को आप अपने लिए स्वीकार कर रहे हैं या जिस दावे को आप अपने लिए स्वीकार कर रहे हैं, आप दूसरों के वैसे ही दावों को मान्यता देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, सोशल रिकॉग्निशंस। ठीक, आप भी दूसरों को उस अधिकारों को देंगे। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये बातें थोड़ी बहुत आपको नॉर्मल सी लग रही होंगी सुनने में कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, या इसको प्रमाणिकता क्या है अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर भी लिया जाए। क्योंकि अलग अलग विवेक होता है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो कुछ के लिए सामान्य लगते हैं और कुछ के लिए ये चीजें समझना मुश्किल होता है। तो हम इसको अगर भारतीय संविधान के दृष्टिकोण में ले आकर के देखें, हालांकि इसमें हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते वक्त तो डिटेल में देखेंगे। तो उसमें देखते हैं जैसे कि आपका आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को वो निषेध कर रहा है, रोक रहा है कि अनटचेबिलिटी क्या है? एक बुराई है कि दलित समाज के साथ या कोई भी समाज किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत के भेदभाव पर निषेध लगाता है। तो अब मान लीजिए पहली चीज कि दलितों के साथ नवनाथ मिश्रा भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत का, यह दलितों को अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट्स में है। तो अगर सोसाइटी इस अधिकार को एक्सेप्ट ना करे तो संविधान के इस अनुच्छेद की कोई मान्यता नहीं रह जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या है, 30 करोड़ दलित हैं। 1 अरब की जनसंख्या कह रही है कि नहीं मैं छुआछूत का भेदभाव करूंगा। तो क्या आप बता सकते हैं हिंदुस्तान या किसी भी देश में इतने जेल हैं या कोई भी राज्य ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जिसमें कि 1 अरब की जनसंख्या को पनिश कर सके? नहीं कर सकती है। यानी कि अगर एक तरफ किसी नवनाथ वाल्मीकि को
वह अधिकार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नवनाथ मिश्रा के ऊपर कर्तव्य भी थोपे जा रहे हैं कि आपको उन कर्तव्यों का पालन करना है। यानी अधिकार और कर्तव्य इस रूप में जुड़े होते हैं कि जो मेरा अधिकार है वो आपका कर्तव्य है, और जो आपका अधिकार है वो मेरा कर्तव्य है। यानी कर्तव्यों के बिना अधिकार केवल जो है खोखले दावे हैं। इन द अब्सेंस ऑफ ड्यूटीज राइट्स आर ओनली द एम्प्टी क्लेम्स। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये तीन बातें पाई जा रही हैं। 670 देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि यदि नवनाथ मिश्रा के साथ 1 अरब की जनसंख्या भेदभाव करना चाहे या डिस्क्रिमिनेट करना चाहे, छुआछूत का समर्थन करे, तो वह क्या होगा? कोई भी सरकार उसे रोक नहीं सकती है। क्लियर? तो यानी कि कर्तव्य और अधिकार, जो मेरे अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य है, जो दूसरे का अधिकार है वह मेरा कर्तव्य है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीय संविधान के, वे तभी मान्य होंगे जब एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्यों को क्या करेंगे? निभाएंगे। जो है सोसाइटी जिस अधिकार को स्वीकार नहीं करता है वे अधिकार नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ चीजों के लिए मैं बता दूं कि सऊदी अरेबिया, आपने देखा नॉर्वे एक देश है, एक सऊदी अरेबिया देश है। सऊदी अरेबिया की महिला हमेशा अपने आप को एक नकाब में ढकी रहती है। वहां की महिला चाहे कि ओपन तरीके से जीवन यापन कर ले जैसे कि नॉर्वे की महिला करती है, तो वह उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि राज्य या समाज उसके ऐसे दावों को स्वीकार नहीं करता। तो इसका मतलब है कि वो ओपन लाइफ नहीं जी सकती है, क्योंकि वहां का जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करा, यानी उसके वे क्लेम्स राइट्स नहीं होगी। ये आम बोलचाल की भाषा में मैं समझा रहा हूं मुद्दों को। वहीं जब नॉर्वे में चले जाते हैं तो नॉर्वे की एक ओपन सोसाइटी है, महिला हुआ पुरुष हुए ये सभी के सभी क्या हैं? ओपन लाइफ जी रहे होते हैं। जब ओपन लाइफ जी रहे होते हैं तो वहां की महिला को अगर कोई कैद करने की कोशिश करेगा या घर में रखने की कोशिश करेगा तो वो बोलेगी ओह ये क्या हो रहा है? मेरे राइट्स को क्या किया जा रहा है? कर्टेल किया जा रहा है, कोई मेरे अधिकारों का हनन कर रहा है। यानी एक ही जगह नॉर्वे की सोसाइटी जिस बात को स्वीकार कर रही है, सऊदीया की सोसाइटी उस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। यानी वे बातें, वे क्लेम्स या वे दावे जो सऊदीया की सोसाइटी नहीं स्वीकार कर रही है, सऊदीया के व्यक्ति के लिए वह अधिकार नहीं है। जिन बातों को स्वीकार कर रही है वे ही अधिकार है, जो कि मैंने यहां बताया कि सोशली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ठीक इसी तरीके से भारतीय या विश्व में कई चीजें देश हैं जहां पे समलैंगिकता को मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल आ जाए। कई ऐसे देश हैं जहां समलैंगिकता को मान्यता प्राप्त है। अमेरिका हुआ, भारत में भी 2 साल पहले समलैंगिकता को मान्यता दे दी गई। तो समलैंगिकता को जब सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया या स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया, तभी समलैंगिकता या समलैंगिक संबंध आपके अधिकार हैं। यदि सोसाइटी ने या स्टेट ने जिन देशों में एक्सेप्ट नहीं किया है, वहां का नागरिक समलैंगिक होने को अपना अधिकार नहीं मान सकता है। क्लियर हुआ? यानी कि कुल मिला के सोशली एक्सेप्टेबल, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट। दूसरा, स्टेट जब सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी तो बहुमत सत्ता को चलाती है, तो सत्ता भी एक्सेप्ट करेगी। सोशली एंड स्टेट के द्वारा एक्सेप्टेबल है ये चीज, वो अधिकार है। दूसरा क्या है कि जब आप किसी अधिकार की लड़ाई लड़ रहे होते हैं या किसी मांग की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो वे सिर्फ आप अपने हितों के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं, बल्कि ऐसे ही हित दूसरे साध रहे हैं उसके लिए लड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि 19वीं शताब्दी में देखें, अभी हाल ही में जो है श्रमिक विधेयक के द्वारा जो है श्रमिक कानूनों के द्वारा श्रमिकों के काम करने के घंटे में कटौती कर दी गई। तो वहां पर अगर कोई श्रमिक लड़ रहा है कि मैं 8 घंटे से ज्यादा श्रम नहीं करूंगा, तो वो लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं लड़ रहा होता है। वह किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो वह किसान केवल अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा होता है, वह किसकी लड़ाई लड़ रहा होता है? कि अपने ही जैसे अन्यों की लड़ाई भी लड़ रहा होता है। क्योंकि मेरी अगर एक लड़ाई सफल हो गई तो इसका मतलब है दूसरे जितने भी श्रमिक होंगे उनके भी इस दावों को स्वीकार कर लिया जा सकता है कि 8 घंटे से अधिक श्रम नहीं करेंगे। तो ये आपके सेल्फ इंटरेस्टेड डिमांड्स नहीं है। क्या नहीं है? ये सेल्फ इंटरेस्टेड डिमांड्स नहीं है, ये डिसइंटरेस्टेड डिजायर्स हैं। जब तक डिसइंटरेस्टेड डिजायर नहीं होगा तब तक सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं आपके दावों को।
अब आप समझ गए होंगे कि परिवार में हर छोटी छोटी मांग आपकी अधिकार नहीं है, वे ही मांग अधिकार, चाहे परिवार हो या राष्ट्र हो या सोसाइटी हो, वे ही दावे आपके अधिकार होंगे या आपकी वे ही मांग अधिकार होंगे जो क्या किससे जुड़े होंगे, जिनको परिवार एक्सेप्ट करे, जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट करे या जिनको राज्य एक्सेप्ट करे। मतलब आप जिस दायरे में अधिकार की मांग कर रहे हैं, भाई परिवार में आप छोटी छोटी मांग करते हैं, भाई कहते हैं भाई पहले मुझे खाना दे दो, तो मम्मी पापा एक्सेप्ट कर लिए, भाई बहन एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हाँ दीदी भूखी हैं तो उनको भोजन पहले देना चाहिए, तब तो वो आपका अधिकार है। और जैसे सबने कहा कि नहीं ये अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा, पहले मैं खाऊंगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो आपके वो डिमांड आपका अधिकार नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कि आप देख रहे हो या आपके जो भाई बंधु ऑनलाइन देख रहे हो, इन चीजों को समझें कि जो भी आप डिमांड करें पहले ध्यान रखें कि ये 3 बातें पाई जा रही है कि नहीं पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेल्फिश या सेल्फ इंटरेस्टेड डिजायर्स की मांग कर रहे हैं और उसको आप क्या कोशिश कर रहे हैं उसको हम राइट्स में तब्दील कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये हुआ अधिकारों का सिद्धांत के सामान्य बात है कि क्या अधिकार हैं। अब समझ में आ रहा है कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं। दीज आर द 3 प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। फंडामेंटल राइट्स जब मैं पढ़ूंगा तो उसमें और डिटेल में इसका चर्चा करूंगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे ये लिंक्ड है। अब देखते हैं अगले फेज में, जब हम अधिकारों की बात कर रहे होते हैं या राइट्स की बात कर रहे होते हैं तो अधिकार या राइट्स ये 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं और दूसरे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। फिर पॉइंट ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों में भेद क्या है। तो ये जन सामान्य से थोड़ा सा हटके मुद्दा है। तो राजनीतिक विचारधाराओं के दृष्टिकोण में जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं या लिबरलिस्ट कंट्रीज होती हैं, वे जिन अधिकारों को मान्यता देती हैं वे नेगेटिव राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव राइट्स। सोशलिस्ट स्टेट्स जैसे कि मान लीजिए रसिया और चाइना, ये जिन हमारे दावों को अधिकारों को स्वीकार करते हैं या ये जो अधिकारों का जो कोटला दे रहे होते हैं, ये पॉजिटिव राइट्स की श्रेणी में आते हैं। तो कैपिटलिस्ट स्टेट्स में अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सोशलिस्ट कंट्रीज में आप ले सकते हैं पूर्व यूएसएसआर और चाइना को। तो अब मेन पॉइंट है कंटेंट के पॉइंट से क्या डिफरेंस है नकारात्मक अधिकारों और सकारात्मक अधिकारों में। तो नकारात्मक अधिकार प्रायः राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? राजनीतिक प्रकृति के होते हैं, जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब है कि जैसे अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल 17 या फंडामेंटल राइट्स के जो अनुच्छेद दिए गए हैं ये नकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। इसमें राज्य कहता है कि हाँ आप ये काम करने के लिए स्वतंत्र हैं या आपकी ये सारी मांगे स्वीकार की जाती हैं, बशर्ते राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। सकारात्मक अधिकारों में क्या होता है कि राज्य अपनी तरफ से आपके अधिकारों को बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएं देता है। जैसे कहीं भी घूमना, यह आपका नकारात्मक अधिकार है। क्या है? कहीं भी घूमना। भोजन का अधिकार, यह आपका नकारात्मक, जनरल वे में समझा रहे हैं, जब आप स्वयं की मेहनत से कमा रहे हैं। क्लियर? लेकिन आप घूमेंगे कहीं तब जब आपके जेब में पैसा होगा। तो सरकार आपकी आर्थिक आय बढ़ाने के लिए अगर कोई विशेष सुविधा दे रही है या सरकारी बसों की सुविधा दे रही है जिससे कि आप कहीं जाकर के घूम सकें, तो सरकार की मदद से अगर आप अपनी स्वतंत्रता को बढ़ा ले जाते हैं या सरकार के दिए गए सुविधाओं से, तो ऐसे अधिकारों को सकारात्मक अधिकार कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो और स्पष्ट कर दें। तो 2 आपने जाने, यूरोपियन स्टेट्स जो कि नेगेटिव राइट्स करते हैं, वो स्टेट कोई सुविधा नहीं देगा आपको, आप जो मन में आए सो करिए, लेसेस फेयर है, बस सत्य कि दूसरे के राइट्स को आप काटेंगे नहीं। चाइना है, पूर्व सोवियत संघ है, वो लोग किसको? सकारात्मक अधिकारों को। लेकिन इसके अलावा कुछ देश जो कि मान लीजिए उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो कि 1940 और 50 के दशक में आजाद हुए, तो इनके राज्यों के पास इतनी व्यवस्था भी नहीं थी कि ये अपने नागरिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकें। साथ ही साथ यहां के नागरिक स्वयं में भी इतने सक्षम नहीं थे कि ये अपने अधिकारों को हासिल कर सकें। जैसे कि मुंबई घूमने की इच्छा तो सबके पास थी भारत में, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, मुंबई घूमे कैसे? सबकी इच्छा है कि मैं पीएचडी की डिग्री लूं, लेकिन स्कूल में फीस जमा करने के लिए
पैसा नहीं है। तो इन राज्यों ने बड़ी ही बुद्धिमानी से अपने देशों के संविधान में इन दोनों ही प्रकार के अधिकारों का समावेश किया, सकारात्मक अधिकार और नकारात्मक अधिकार, जिनके सहायता से हम अपना आत्मीय विकास कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में अगर आप देखें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे नकारात्मक अधिकारों को प्रतिबिंबित करते हैं, नेगेटिव राइट्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। वहीं डीपीएसपी, जहां कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देशित कर रहा है कि जब तुम्हारे पास संसाधन होंगे, पैसा होगा, तो तुम नागरिकों के अधिकारों में और वृद्धि करोगे, सुविधाएं दोगे। तो जो डीपीएसपी के जो कई आर्टिकल्स हैं, जैसे फ्री लीगल एड है गरीबी की सहायता के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन है, महिला संरक्षण की बात, तो ये सारे अधिकार किसमें आ रहे हैं, पॉजिटिव राइट्स के भीतर आ रहे हैं। तो इन देशों में दोनों ही लक्षण पाए गए, सोशलिस्ट एंड लिबरलिस्ट, कैपिटलिस्ट लक्षण। और इन राष्ट्रों को कहा गया वेलफेयर स्टेट्स। क्या है, वेलफेयर स्टेट्स। यानी कुल मिलाकर के जो अधिकार हैं या राइट्स हैं, अब इनकी तीन श्रेणियां उभर करके सामने आई, मूल रूप से दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। एक कैपिटलिस्ट स्टेट्स जो कि नेगेटिव राइट्स को मान्यता देते हैं कि आप कुछ भी करिए, बस दूसरे कहना नहीं कर, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। दूसरे हैं सकारात्मक अधिकारों की बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट स्टेट्स। और तीसरे वे हैं जिनमें नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार दोनों को मान्यता की गई, वो है आपका नेहरूवियन इंडिया। कौन सा भारत है, नेहरू का भारत। नेहरू ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, पॉलिटी में जो है उन्होंने गुट निरपेक्षता को अपनाया, या डेवलपमेंट मॉडल या कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को डलवाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो खुद जो है प्रोफेसर हेराल्ड जे लास्की के विचारों से, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर से, उनसे प्रभावित थे। अब वे जानते थे कि हम अपने नागरिकों को कितना भी अधिकार दे दें, पॉलिटिकल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि उन अधिकारों का प्रयोग कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार को मदद करनी होगी, फ्री एजुकेशन देकर के, फ्री हॉस्पिटल की व्यवस्था देकर के, क्योंकि देश का नागरिक इतना सक्षम नहीं है कि निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराया जा सके। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कि अब तीन तरह के केसेस समझ में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स, और कौन कौन से स्टेट्स इनको अडॉप्ट करते हैं। नाउ जब हम अधिकारों को देख लेते हैं श्रेणियों को, तो अब प्रश्न में आता है कि भाई इन अधिकारों का उदय कैसे होता है, हाउ दिस राइट्स ओरिजिनेट्स। इन अधिकारों का उदय कैसे होता है, या इनके विचारकों का क्या क्या मत है कि हमारे अधिकार पैदा कैसे होते हैं, इसको लेकर के थ्योरीज हैं। आज के लेक्चर में ध्यान रखेंगे, अभी मैं इसके विशिष्ट सिद्धांतों पर नहीं चर्चा कर रहा हूं, केवल किस पे, सामान्य सिद्धांतों पे चर्चा कर रहा हूं। तो इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि चार ऑब्जर्वेशंस देखे गए हैं, या चार कैटेगरीज हम इसकी डेवलप करेंगे, बताएंगे कि जिनके आधार पर जो है कहीं ना कहीं राइट्स की डिपेंडेंसी होती है। तो हमने देखा अधिकारों की सामान्य बातों को, अब उभर करके आते हैं कि अधिकार ओरिजिनेट कैसे करते हैं। तो इनको हम कैटेगराइज करेंगे कि अलग अलग विद्वान अलग अलग रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुछ का मानना है कि नहीं, अधिकार प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, कुछ का मानना है कि जो अधिकार होते हैं वे राज्य देता है, कुछ का मानना है कि नहीं, अधिकारों का जन्म परंपराओं और इतिहास से होता है, कुछ का जो मानना है कि नहीं, ये जो है मानव वेलफेयर या सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं वे अधिकारों की श्रेणी में आती हैं। तो सामान्यतः अधिकार को समझने के लिए हम सिंपली इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरी। हालांकि इतनी ही नहीं है, जब क्लास लेक्चर आप देखते हैं तो काफी लंबी होता है, इसको शॉर्टकट में आम जन भी इसको समझ सके, थोड़ा सा जो है जो दिन भर लड़ाई करते हैं अधिकारों की। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है, वो आती है नेचुरल राइट्स की। कौन सा अधिकार होता है? नेचुरल राइट्स। दूसरी कैटेगरी में आता है आपका, दूसरी श्रेणी है या दूसरी मान्यता है, दैट इज द लीगल राइट्स। इसे क्या कहते हैं? लीगल राइट्स या विधिक अधिकार। तीसरी इसकी कैटेगरी है, दैट इज द हिस्टोरिकल राइट्स। कौन सी कैटेगरी है? हिस्टोरिकल राइट्स, ऐतिहासिक अधिकार। चौथी कैटेगरी जो उभर करके सामने आ रही है, दैट इज द सोशल वेलफेयर राइट्स। क्या है ये? सोशल वेलफेयर राइट्स, सोशल वेलफेयर थ्योरी, सोशल वेलफेयर थ्योरी। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल राइट्स में। किस में आते हैं?
नेचुरल राइट्स में। तो जब हम नेचुरल राइट्स की बात करते हैं तो इनके समर्थकों का मानना है कि कोई भी राज्य या कोई भी सरकार हमारे किसी भी दावे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, किसी क्लेम में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? कि इनका मानना है कि प्रकृति ने हमें मानव के रूप में पैदा किया है, तो पैदा करने के दौरान ही अधिकारों से लैस कर दिया है। यानी कि अधिकार हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं, ना कि ये मैन मेड है। क्या है? ये नेचर के द्वारा दिए गए हैं। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि ये कह रहे हैं कि मानव जब पैदा होता है इनबॉर्न इसको प्राप्त होता है, जन्म से ही प्राप्त होता है। मैं जन्म से ही कहीं भी घूमने का अधिकारी हूं, कहीं भी कुछ भी करने का अधिकारी हूं, जिस प्रकार से अन्य पशु पक्षी अधिकारी होते हैं। तीसरी चीज इसमें उभर करके आ रही है कि ये प्री सिविल या प्री सोशल है, यानी कि जब राज्य नहीं बना था, भारत या पाकिस्तान जैसे देशों का निर्माण नहीं हुआ था, या मुगलिया सल्तनत या कोई भी सल्तनत उस समय उभर के सामने नहीं आई थी, तभी से ये अधिकार मौजूद हैं। यानी जब हम आदि मानव की अवस्था में रहते थे तब से ही हमारे अधिकार, हम कहीं भी आ जा सकते थे, कहीं कुछ खा सकते थे, घूम सकते थे, हम किसी के साथ ओपन रिलेशन बना सकते, सब कुछ हमारे हाथ में था। तो ये इनका मानना है और ये कह रहे हैं इसलिए नेचुरल राइट्स के आधार पर राइट्स को तय होना चाहिए। अगर आप देखते हैं तो अमेरिका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मान्यता दी गई है, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है। या इंडिया में ही अभी जुडिशरी ने हाल ही में निर्णय लिया 377 हटाने का, समलैंगिकता को मान्यता दिया। या फिर जो है ये कहा कि नहीं कोई भी किसी के साथ संबंध बना सकता है, आर्टिकल 400 ये धारा 497 एक्ट 497। तो वो क्या आधार थे? ये नैसर्गिक अधिकार ही थे। किसके आधार पे दिया? नैसर्गिक अधिकार पे, कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। जस्टिस वहां क्या बोल रहा है? जस्ट बोल रहे हैं कि परस्यूट, आनंद की चाह सबका अधिकार है। क्लियर? तो वहां पे कहीं ना कहीं नेचुरल राइट्स प्रतिबिंबित होता है। हालांकि भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट जिक्र नहीं है, अमेरिकी संविधान में इसका स्पष्ट जिक्र किया गया नेचुरल राइट्स। तो कुछ इनके समर्थक नेचुरल राइट्स के आधार पे समर्थन करते हैं कि राइट्स क्या है, नेचर के द्वारा दिए गए हैं, स्टेट इसको प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। नाउ तो ये चीज है। अब इसकी आलोचना उभर के सामने आ रही है। इसकी आलोचना क्या है नेचुरल राइट्स की? सबसे पहली आलोचना तो यह है कि व्हाट इज नेचर एंड व्हाट इज नेचुरल, दैट इज नॉट क्लियर। इट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ नेचर इज नॉट क्लियर, द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल इज नॉट क्लियर। उदाहरण के तौर पे कि पूरी धरती पर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समुदायों का निवास है, और जितने भी सोसाइटीज हैं, जितने तरह के उनके कल्चर्स हैं, उन सब ने प्रकृति को या प्राकृतिक शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। डॉक्टर रिची इसी के आधार पर प्रकृति शब्द की ही आलोचना कर बैठते हैं। कुछ के लिए प्रकृति का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा होल यूनिवर्स। कुछ के लिए प्रकृति का मतलब है धरती के जीव जगत, या कुछ के लिए इसका अर्थ है कि यूनिवर्स है बट एक्सेप्ट मैन, मानव को हटा करके संपूर्ण चीजें क्या होती हैं, प्रकृति के भीतर आती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो स्वयं नेचर शब्द अपनी फिलॉसफी में स्पष्ट नहीं है, वही हाल नेचुरल का भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कुछ विद्वान मानते हैं कि स्त्री और पुरुष प्राकृतिक रूप से समान हैं, या प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को क्या बनाया है, समान बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूसरे कहते हैं कि ना, प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को समान नहीं बनाया है, ये दोनों क्या है, असमान है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो महिला संरक्षण की बात की गई है, बाल संरक्षण की बात की, आर्टिकल 15, 16, 23, 24, ये सभी चीजें ये साबित कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, कुछ ना कुछ असमानताएं विद्यमान रहती हैं। बालक कमजोर होगा हमेशा ही युवक से, स्त्री फिजिकली कमजोर होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन कमजोरों को क्या किया गया है, संरक्षण दिया गया है। क्लियर? जैविक सिद्धांत भी यही कहता है कि स्त्री पुरुष से कमजोर होती है। तो इसका मतलब है कि यानी कि नेचुरलिटी के आधार पर ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि अगर महिला कहे कि नहीं हमको पुरुष के बराबर अधिकार चाहिए क्योंकि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार दिया, तो वहीं को पूछ कर कहां दोनों को बराबर अधिकार दिया है, तुम पुरुषों से क्या वॉर लड़ सकती हो? बातें समझ में आ रही है? तो नेचर शब्द क्या है आपस में, या नेचुरल शब्द कंफ्यूजेबल है। तो इसके आधार पे ही अगर अधिकारों को अगर हम मान्यता दे दें, या कोर्ट हैं या
एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव है, अगर फैसले सुनाने लगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा हो जाएंगे नेचुरलिटी के आधार पे, ये अस्पष्ट है। कुछ मानते हैं कि स्लेवरी नेचुरल है, जैसे प्राचीन जो ग्रीक सोसाइटी है, यूनानी समाज है, स्लेवरी नेचुरल है क्योंकि प्रकृति ने सबको समान बुद्धि नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ मानते हैं नहीं, स्लेवरी नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड प्रोसेस है और प्रकृति ने सबको समान विवेक दिया है। तो कुल मिलाकर के नेचुरल राइट्स का सिद्धांत यहीं पर क्या होता है, दम तोड़ देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप नोट्स के लिए संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर लिखवाएंगे नहीं इन संदर्भों को, वहां पर डिटेल में आपको मिल जाएंगे। फिर अगला है आपका, दैट इज द लीगल राइट्स, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स क्या कह रहा है, विधिक अधिकारों का सिद्धांत क्या कह रहा है? ये नेचुरल राइट्स के विरोध में आया। क्या आ रहा है? ये नेचुरल राइट्स के विरोध में आ रहा लीगल राइट्स। इसका कहना है कि ना राज्य के बाहर किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है। There is no existence of any rights outside the premise of state. राज्य ही अधिकारों को जन्म देता है और जिन मान्यताओं को, जिन क्लेम्स को राज्य मान्यता नहीं देता, वे अधिकारों की श्रेणी में नहीं आते। जिनको राज्य मान्यता नहीं देगा वे अधिकारों की श्रेणी में नहीं आएंगे। और जो लोग प्राकृतिक अधिकारों की जो बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड नेचुरल राइट्स, यदि वे राज्य के द्वारा दिए गए अधिकारों से मेल खाते हैं तो उनकी बात करना ही व्यर्थ है। और यदि वे राज्य के द्वारा दिए गए अधिकारों से मेल नहीं खाते हैं तो वे कमजोर हैं, अस्तित्वहीन हैं। तो अब ऐसा ध्यान रखिएगा, मेल खाते हैं तो इट मीन्स इफ द सो कॉल्ड नेचुरल राइट्स agrees with the rights given by the states, they are superfluous in nature, and if they disagrees with the legal rights, then they are weak or futile. कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब सोचेंगे कि ये क्या सर है, ये इसकी थ्योरी की प्रामाणिकता क्या है। तो अब आप ऐसे समझें, उदाहरण के तौर पे जो मैंने अभी 377 दिया, 497 दिया या अरेबिया का उदाहरण दिया कि अरेबिया की महिला प्राकृतिक अधिकारों के आधार पे कितना भी कह दे कि मैं पुरुषों के बराबर जीने की अधिकारी हूं, उतनी स्वतंत्रता दे दी जाए, क्योंकि प्रकृति ने हमको क्या किया है, स्वतंत्र बनाया है। लेकिन अरेबिया की सरकार वो अधिकार नहीं देगी तो उस प्राकृतिक अधिकारों का कोई, तो प्राकृतिक अधिकार है ही नहीं कोई, क्योंकि अधिकारों को कौन पैदा कर रहा है, स्टेट पैदा कर रहा है। कहानी समझ में आई बात को लेकर? और अगर राज्य कह रही है कि नहीं महिला स्वतंत्र घूम सकती है, जैसे कि नॉर्वे की है स्थिति, आप लोग मैक्सिमम गर्ल्स स्टूडेंट हैं इसलिए एग्जांपल गर्ल्स पे ही हम फोकस कर रहे हैं। नॉर्वे की महिला को स्वतंत्र बना दिया गया, वहां की सरकार ने मान्यता दे दिया गया, तो फिर यह कहना कि इनको प्राकृतिक अधिकार मिला हुआ है, यह अपने आप में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि स्टेट ने उनको अधिकार दिया गया है। ठीक वही चीज इनके समर्थक नेचुरल राइट्स पे विरोध कर रहे हैं। इंडिया में आ जाए, वही जो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले 377 जो एक्ट था जिसमें समलैंगिकता को अपराध माना गया था उसको हटा दिया। 497 जो इलिसिट रिलेशंस हैं उनको मान्यता लीगलाइज कर दिया, मतलब उनको प्यूनिटिव जो क्राइम्स है उसके दायरे से बाहर कर दिया। तब इसी को समझ लें कि आज से 4 साल पहले क्या समलैंगिकता अधिकार नहीं था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि समलैंगिकता को स्टेट ने मान्यता नहीं दिया, और जब स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर दिया तो समलैंगिक संबंध क्या हो गए, आपके अधिकार हो गए। आज जब स्टेट ने नहीं दिया था तो वे अधिकार नहीं थे। तो अब ऐसे में कहना कि समलैंगिकता नेचुरल है या अननेचुरल है, ये बातें ही अपने आप में क्या है, बेईमानी है। परापुरुष या परा स्त्री से संबंध सही है या गलत है, ये अपने आप में क्या हो जा रहा है, नेचुरल राइट्स के आधार पे इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन फेल्ड हो जा रहा है। यानी कि राइट कौन प्रोड्यूस करता है, स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, इनके कहे के अनुसार, इनके सपोर्टर्स के अनुसार कि हु प्रोड्यूसेस द राइट्स, हु क्रिएट्स द राइट, स्टेट क्रिएट्स द राइट। तो सो नेचुरल राइट्स आर आइदर सुपरफ्लुअस और फ्यूचर। इन द बोथ केसेस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचुरल राइट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लीगल राइट्स। अब इनकी आलोचना क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है लीगल राइट्स की? इसके क्रिटिसाइजर्स भी कम नहीं हैं। ये कह रहे हैं ना, क्रिटिसाइज पढ़ा रहे हैं लीगल राइट्स की। पीछे स्टूडेंट्स ध्यान दें,
जो लोग भी हैं, कि लीगल राइट्स की आलोचना क्या है। इसकी सबसे बड़ी आलोचकों का मानना है कि राज्य अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता। स्टेट डज नॉट क्रिएट राइट्स। ये केवल हमारे अधिकारों को मान्यता देता है। जो हम पहले से समाज के द्वारा प्राप्त करते चले आ रहे हैं, या जो सदियों से मान्यताएं उभर के सामने आ रही हैं, उन मान्यताओं को ये क्या करता है, लीगलाइज करता है, इनको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सेप्ट करता है। यानी कि स्टेट का काम है हमारे राइट्स को मेंटेन करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट? टू मेंटेन आवर राइट्स, टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। इट हैज नो राइट टू क्रिएट राइट। उदाहरण के तौर पे आप समझ लें कि मान लीजिए हिंदू वैवाहिक प्रणाली है, किसी पुरुष ने किसी हिंदू महिला के मांग में, किसी हिंदू पुरुष ने किसी हिंदू महिला के मांग में सिंदूर डाला, वो महिला कोर्ट जाती है और क्लेम करती है कि फला व्यक्ति मेरा पति है, मुझे इसकी संपत्ति में अधिकार चाहिए। वो पूछता है कि फला व्यक्ति तुम्हारा पति है, इसकी क्या प्रूफ है? तो तुरंत आपने कहा कि सर देखिए, इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर डाला है मंदिर के भीतर, ये पुजारी भी वहां था, कोर्ट ने कह दिया दैट पर्सन इज योर हस्बैंड और तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी पे फुल राइट है। इंडिया की सोसाइटी, कहानी समझाई? स्टेट ने ऐसा कोई क्रिएट नहीं किया। स्टेट थोड़े कह रहा है कि जो सिंदूर दान करने से शादी मानी जाएगी। जो स्टेट का मतलब है कि आप जाइए कोर्ट और कोर्ट में क्या करिए, सिग्नेचर करिए, तभी मैरिड माना जाएगा। लेकिन अगर यही बात कोई अमेरिकन महिला के मांग में अगर किसी अमेरिकन पुरुष ने सिंदूर डाल दिया है, तो क्या अमेरिका का कोर्ट या अमेरिकन जुडिशरी वो कहेगा इसने तो यहाँ पे कलर लिया, वो कितना भी डिमांड कर ले, बात समझ रहे हैं आप लोग आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चीज समझ में आ रही है? तो उसके राइट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। कहेगा अच्छा तुम्हारे सिर पे कोई हेड पे कलर डाल देगा और तुम उसको बोलोगे तुम्हारा हस्बैंड है। हाउ टू नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। ये पूरी तरीके से पागलपंथी है। यानी वो महिला सिंदूर के आधार पे अमेरिकन क्रिश्चियन क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशन नहीं है, परंपराएं वहां पे नहीं है, या वे अधिकार पहले से नहीं चले आ रहे। सिंदूरदान, सात फेरे, ये हमारी सोसाइटी का नेचर है। तो क्या स्टेट ने इसे क्रिएट किया? मुगल ने क्रिएट किया इसको? किसने क्रिएट किया? क्या 1947 में देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इसे क्रिएट किया कि अंग्रेजों ने कहा कि नहीं हिंदू पुरुष हिंदू महिला की मांग में सिंदूर? तो हमारा सदियों से चला आ रहा है ये परंपरा जो है, और इसको हम अधिकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है कि भाई शादी विवाह से संबंधित कानून द्वारा मान्यताएं क्या होंगी? प्रभावित होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? द स्टेट इज नॉट द क्रिएटर, इट इज जस्ट ओनली द मेंटेनर ऑफ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब लीगल राइट्स की फिलॉसफी की यह कि अधिकारों को राज्य पैदा करता है, राज्य उत्पन्न करता है, यहीं पर दम तोड़ दिया। तो अब प्रश्न हुआ कि फिर भाई अधिकार कैसे पैदा होते हैं? हाउ द राइट्स ओरिजिनेट्स? तो विरोध करने वाले थे वो सारे हिस्टोरिकल थे। क्या थे? हिस्टोरिकल राइट्स। बात समझ में आ रही है? हिस्टोरिकल राइट्स। हिस्टोरिकल राइट्स वाले क्या कह रहे हैं? इसको हम कस्टमरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कस्टमरी थ्योरी ऑफ राइट्स। हिस्टोरिकल एंड कस्टमरी। अगर एग्जाम में हिस्टोरिकल पूछ रहा है तो आप हिस्टोरिकल लिखेंगे, कस्टमरी पूछ रहा है तो कस्टमरी। बात एक ही हो रही है। इनके समर्थक वही हैं मैक्सिमम जो लीगल राइट्स को अपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ना, अधिकारों का जन्म परंपराओं से होता है। किससे होता है? इतिहास से, पूर्व से या सदियों से जो चीजें उभर करके चली आ रही हैं वे ही अधिकारों का रूप ले लेती हैं। जो मान्यताएं कई पीढ़ियों से गुजरती हैं वे मान्यताएं, जो कस्टम्स हैं, आगे चल करके अधिकार का रूप धारण कर लेती हैं। तो अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए कस्टमरी राइट्स को? उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो मैंने अभी सिंदूरदान वाली बात कही। मुस्लिम सोसाइटी है, यहां पर सदियों से एक प्रथा चली आ रही थी बकरीद की। क्या चली आ रही थी? बकरीद की। बकरा काटना, भाई उनका धार्मिक त्योहार आएगा, क्या करेंगे? वो बकरा काटेंगे। हालांकि वो परिस्थिति जन्य उपज थी। कोई भी जो कस्टम्स उभर के आते हैं परिस्थिति जन्य होते हैं।
और परिस्थिति जन्य जब चीजों को जब आगे बढ़ाया जाता है तो धीरे धीरे वे कस्टम का रूप ले लेते हैं और कस्टम ही आगे चल करके आने वाली पीढ़ियां उसे अपना अधिकार स्वीकार कर लेती हैं। तो धीरे धीरे वे कस्टम में तब्दील हुई, सऊदीया से निकली ये फिलॉसफी। और कस्टम आते आते अब जो नॉर्मल मुस्लिम है वो उसे क्या मान रहा है, दैट इज माई राइट, वो मेरा क्या है, अधिकार है। सेम वे में हिंदू सिस्टम में आ जाए या दूसरे एग्जांपल्स के लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा। सती प्रथा का थोड़ा सा, सती शब्द पवित्र शब्द है, मैं इसको जौहर से तुलना करूंगा क्योंकि जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने सती प्रथा और जौहर को आपस में घालमेल कर दिया तो थोड़ा सा लफड़ा पैदा हो गया, तो मैं सती शब्द की बजाय किसको यूज करूंगा, जौहर प्रथा को यूज करूंगा। वेस्टर्न आक्रमण होते थे, जब वेस्टर्न आक्रमण राजस्थान की तरफ से होते थे तो जो राजपूत महिलाएं हैं वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए या अपनी आत्मीय सुरक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा तो नहीं कर सकते क्योंकि प्राणों को तो यहां त्याग रही हैं, अपने सम्मान की रक्षा के लिए या मुझे इससे भी बुरे दौर से ना गुजरना पड़े, वे आपस में इकट्ठा होकर जौहर कर लेती थी। 712 ईस्वी के बाद से ये परंपराएं चालू हुई मोहम्मद बिन कासिम के। 13वीं 14वीं शताब्दी तक आते आते धीरे धीरे ये परिस्थितियां किसमें बदल गई, कस्टम्स में बदल गई। तो जब 200-300 साल बीता तो फिर भाई लोग कहने अच्छा भाई क्या होता है जिसका पति मर जाता है तो भाई उसकी महिला तो क्या होती है, आग में कूद करके जान दे देती है, जिसका पति मर जाए उसको उठाओ और आग में। और यहां पर सती प्रथा और जौहर दोनों की फिलॉसफी आपस में क्या करने लगी, मेल करने लगी। 17वीं 18वीं शताब्दी यही चले। तो फिर क्या परंपराएं विकसित हो गई कि पति मरे और पत्नी को क्या करो, आग पे डाल दो। कहानी समझ आए। तो इनका मानना है कि परंपराओं से ही अधिकार का जन्म होता है। तो ये तो एक अलग बात है। अब मॉडर्न सेक्शन में आप समझ लें एग्जाम्पल से कि जैसे मैं हूं मेरा भाई है, तो हमारे भाई की आदत है कि बर्थडे के दिन वाइफ को कोई ना कोई गिफ्ट देता है। आपके ही फ्रेंड होंगे, गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट आप देख सकते हैं कि अगर आपको 1 साल बर्थडे गिफ्ट दिए किसी फ्रेंड को, 2 साल बर्थडे गिफ्ट दिए, 3 साल दिए बर्थडे गिफ्ट, अगर चौथे साल नहीं दिए तो उसको बहुत बुरा लगेगा। दैट इज कस्टम। बात समझ में आ रही बात, ये क्या है, कस्टम है जो राइट्स का रूप ले रहा है। अब वो दोस्त ढूंढता है कहीं ना कहीं, या पत्नी को दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो वो क्या करेगी, ढूंढेगी। मम्मी को दे रहे हैं तो सोचेगी कि भाई अब लगता है मुझे नहीं मानता या ये मुझे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आप लगातार उसको क्या करते रहे हैं, देते रहे। तो जो चीजें आप लगातार कस्टम के रूप में आगे बढ़ाते रहे हैं, अगले के लिए वो क्या बन गया है, डिमांड बन गया है। अब वो सोचेगा कि देगा। लेकिन वहीं आपका कोई दोस्त होगा, होते हैं बहुत से दोस्त फक्कर टाइप के, वो किसी बर्थडे को गिफ्ट नहीं लाता है। तो 7वें साल भी अगर कोई गिफ्ट नहीं लाया, आपने बर्थडे मनाया, तो कहेंगे मैं यार ये हमारा वैसे का वैसे दोस्त है, लेकिन जो दे रहा है उसके प्रति एक आशा होगी। ठीक वही हाल है। हमारी पत्नी को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो पता है कि वो किसी बर्थडे को कुछ देते ही नहीं है, जो है ये भूल ही जाते हैं बर्थडे किस दिन है। तो उसके लिए वो राइट्स नहीं है। लेकिन जो दे रहा है 3 साल 4 साल 5 साल दिया है, तो 6वें साल वाइफ है, अच्छा तो ये मुझे मानती तो नहीं है, लगता कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, दैट इज राइट फॉर हर। बातें समझ में आ गई बात को लेकर के। तो गिफ्ट से आप समझ सकते हैं, या जो हमने अदरे एग्जाम्पल दिए कि ये चीजें कहां से उभर करके आ रहे हैं, हिस्टोरिकल, इतिहास में लगातार परंपराओं के रूप में जो चीजें विकसित होती हैं वे किसका रूप धारण कर लेती हैं, अधिकार का रूप धारण कर लेती हैं। और जब वो परंपराएं टूटती हैं या उन मान्यताओं पे कोई हस्तक्षेप होता है या आक्षेपण होता है, तो हमें लगता है कि वाह मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। जो महिला शुरू से घर में बंद रही है, अगर घूंघट में 20 साल तक रहती है, 21वें साल में बाहर निकला, पटाना नहीं हमारा काम है घर के भीतर। लेकिन जो महिला बिल्कुल ओपन सोसाइटी में रही है, उसको 3 दिन घर में अगर आप रख देंगे तो सफोकेशन, क्या है, सफोकेशन है। 60 के डिकेड की महिला में और 21st सेंचुरी की महिला में एक डिफरेंस, ये चीजें हैं, परंपरा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यही कारण है कि तलाक सुना है। तलाक में जब होता है पति पत्नी का, तो पत्नी को जो खर्चे तय होते हैं कोर्ट के द्वारा, गौर से ध्यान रखिएगा पॉइंट्स को, तो वो चाहते तो कह देते कि भाई तुम अकेली हो, तुम 20,000 रुपये महीने में या 10,000 रुपये महीने में तुम्हारा खर्चा
चल जाएगा और उतना वो दे देते। लेकिन जो एलिमनी तय होता है कोर्ट के द्वारा, जो खर्चे तय होते हैं वो सीधे पति की प्रॉपर्टी का आधा तय होते हैं। अमेरिका देखिए कि बिल गेट्स की वाइफ क्या हो गई, आधी संपत्ति के मालिक हो गए। व्हाई दिस हैपेंस, ये क्यों होता है? क्योंकि कोर्ट इसको ध्यान रखता है कि जो जिस फेज में जीने का आदी होता है उसको उसी रूप में अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अगर किसी की पत्नी 8 BHK फ्लैट में रहने की आदी है और उसको आप 10,000 रुपए महीने देकर के एलिमनी छुड़ा ले जाएंगे तो उसको घुटन सा महसूस होगा एक कमरे में, 2 कमरे में। लेकिन अगर किसी की आमदनी 10,000 रुपए महीने की है या 20,000 रुपए महीने की है और उसकी पत्नी 1 या 2 कमरे में रही है तो उसको 10,000 रुपए का आधा देगा या 20,000 का ही आधा देगा और उसको घुटन नहीं महसूस होगा, क्योंकि वो उसी लाइफ स्टाइल को जीती है, ये कस्टम, वो उसी कस्टम में, तो उसको उतना ही अधिकार लगता है। कहानी समझ में आया पॉइंट को लेकर के? तो एलिमनी राइट्स, जो मैं राइट्स पढ़ा रहा हूं, ये जस्टिस से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। न्याय हम तभी आप लोगों को पढ़ाएंगे जब राइट्स को समझ लेंगे कि न्याय का निर्धारण कैसे होता है, चाहे लीगल जस्टिस हो, प्रोसीजरल जस्टिस हो, जितने भी पॉइंट्स हैं। तो यहां पे आप समझ गए होंगे मुद्दों को लेकर के। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप समझ में आया कि एलिमनी कैसे तय होता है, किस चीज को ध्यान रखा जाता है, न्याय कैसे किस आधार पर किया जा रहा है? यहां पर कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल या कस्टमरी राइट्स का सहारा लिया जा रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि राइट्स कस्टम के द्वारा पैदा होते हैं और स्टेट केवल उनको रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर? नाउ अब आते हैं इनके क्रिटिसिज्म पे। इन थिंकर्स का भी क्रिटिसाइज हो जाता है, विचारों का। इनका क्रिटिसाइज किस आधार पे हो रहा है? इसके विरोधी कह रहे हैं कि भाई अगर कस्टम ही अधिकारों की जननी है या हिस्ट्री ही जो है अधिकारों को पैदा कर रहा है या राइट्स को क्रिएट कर रहा है, परंपराएं, तब तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मानव को सिविलाइज बनाने में बहुत दिक्कत होगी, या मानव सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन कभी डेवलप कर ही नहीं सकती है। व्हाई? क्यों नहीं कर सकती है? कि सती प्रथा, जौहर प्रथा, ये सारी कुरीतियां अधिकारों के तौर पे सदियों से चली आ रही थी। आज जब इन पे आक्षेप हुआ तो विरोध हुए, यदि उनको अधिकारों के तौर पे मान्यता दे दिया जाता तो हिंदू कोड बिल उसे एक्सेप्ट कर लेता, फिर महिलाओं की दुर्दशा क्या होती? यानी अधिकार परंपराओं से जन्म नहीं लेते हैं केवल। अगर परंपरागत अधिकार की बात करें तो जो इंसान पशुवत लाइफ जी रहा था 4000 साल पहले, वो लाइफ आज भी जीता। तो इससे तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। किससे बढ़ावा मिलता है? रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। तो हम कस्टमरी राइट्स के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ हो सकता है कस्टम का योगदान अधिकारों को जन्म देने में, लेकिन सारे कस्टम्स क्या हो? अधिकार हो। जैसे कि भाई दीपावली के दिन आज से 100-200 साल पहले कुछ होता नहीं था, अनाज वगैरह, दीपावली के दिन दाल चावल और ये कौन या ओल कहा जाता, उसका चोखा लोग खाते थे दीपावली के दिन बना करके, क्योंकि वही क्या होता था? पैदा होता था। थोड़ा सा तेल है, गरीबी का दौर था, तो भाई गोधन के दिन क्या पकेगा, अगले बार छठ है उसमें क्या पकेगा, तो उस दिन के तेल को बचा कर रखने के लिए इस दिन क्या खाते थे। लेकिन अब सारी सुविधा संपन्न हो गए हैं, सारी व्यवस्थाएं, तो अब हम वही थोड़े खाएंगे। सुविधाएं बढ़ी हैं तो उसको, उस रूढ़िवादिता को क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो कस्टम्स जो है रूढ़िवादिता को ही जन्म देते हैं। आपको एग्जांपल दे दें कि जो मुस्लिम जो ट्रिपल तलाक हलाला जो विवाद चल रहे थे सब जो है, इसी में किसी एक विद्वान ने उनका समर्थन किया कि 1400 साल से चली आ रही उनकी परंपरा है, ये उनका अधिकार है। क्या है? अधिकार है। तो भाई हम हर काम के लिए खुले में जाते हैं तो इसका मतलब थोड़ी ही उसको हम अधिकार के तौर पर एक्सेप्ट, बात समझ गए होंगे आप लोग जो है। तो दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आ रहा है सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। क्या रहा है? सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। इनका क्या मानना है इन विद्वानों का? ये विद्वान कह रहे हैं कि अधिकारों के जन्म में कुछ इसका भी हाथ होता है, नेचुरल राइट्स का भी, कुछ लीगल का भी अधिकार हो सकता है, कुछ हिस्टोरिकल या कस्टमरी भी हो सकते हैं। ये जितने भी मान्यताएं हैं या जितने भी क्लेम्स हैं, यदि ये सभी मान्यताएं या क्लेम्स सामाजिक कल्याण या सोशल वेलफेयर की अवधारणा पे आधारित हैं, उनके कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, देन दीज आर गुड इन नेचर।
अदरवाइज दे आर एन फॉर सोसाइटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अधिकार चाहे जो हो, अधिकार तभी अधिकार है जिसमें समाज का कल्याण निहित हो। यदि सामाजिक कल्याण की अवधारणा नहीं छुपी हुई है तो आपके क्लेम को अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगर मान लीजिए कोई उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे अफ्रीकन सोसाइटी है, कुछ जनजातियां हैं जो मानव का खून पीती हैं, या आज मानव जनजातियां आज से काफी पहले होती थी जो मानव का भी खाती थी, या शेरबाग वगैरह, सपोज दैट। तो अगर इनको मान्यता दे दिया जाए तो पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिविलाइजेशन। तो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट इसमें होना चाहिए। तो ये इसके सपोर्टर्स हैं। तो इन तीनों की तुलना में जो फोर्थ है वो कुछ ना कुछ ज्यादा एक्सेप्टेबल है। हालांकि पॉलिटिकल साइंस की दुनिया बहुत बड़ी है और राइट्स अभी तक अनकन्फर्म है, ये तो मैं बेसिक अभी केवल पढ़ा रहा हूं। तो सोशल वेलफेयर थ्योरी में भी थोड़ा सा लोचा है। जब हम सोशल वेलफेयर थ्योरी या सामाजिक कल्याण सिद्धांत की बात कर रहे होते हैं तो इसमें भी थोड़ी खामियां हैं कि स्टेट, राज्य या सरकारें अक्सर करती क्या है, सामाजिक कल्याण के नाम पर बहुमत की इच्छा को थोप देती हैं। बहुमत जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है उसको लाभ बना दी और कहीं कि इसमें क्या होने वाला है, सोशल वेलफेयर होता है। प्रायः ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के हित क्या हो जाते हैं, कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल वेलफेयर के नाम पर बहुमत अपनी इच्छाओं को थोप रहा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो खामियां इसके भीतर भी हैं। नाउ अब हम इसी लेक्चर को आगे एक्सटेंड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद।